तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुपर सोल्जर को 2 बार सेरम दिया जाए तो क्या होगा। अब वैसे देखा जाए तो एमसीयू में कई सारे सुपर सोल्जर सेरम के वर्जन्स हैं। जैसे स्टीव रॉजर्स ने जो लिया था वो एक परफेक्ट सेरम था, बगी को जो सेरम मिला वो एक परफेक्ट सेरम का रेप्लिका था, रेड स्कल वाला अलग था और फ्लैग स्मैशर्स ने अलग टाइप का सेरम ले रखा था। लेकिन आज हम परफेक्ट सुपर सोल्जर सेरम की बात कर लेते हैं। अब सुपर सोल्जर सेरम इसलिए बनाया गया था ताकि एक इंसान अपने पीक पोटेंशियल पर चला जाए, और स्टीव रॉजर्स तो पीक पोटेंशियल से काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट के टाइम पर अगर स्टीव रॉजर्स को 2 बार सेरम के इंजेक्शन ठुकवा देते तो स्टीव की बॉडी में तो कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि उसकी बॉडी एक ही बार में सेरम लेने से पीक पोटेंशियल पर चली गई थी। दूसरी बार डोज लेने से एक तो उसकी बॉडी वैसी की वैसी रहती, नहीं तो कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से स्टीव की मौत भी हो सकती थी। हाँ, लेकिन 2 बार डोज लेने पर स्टीव रॉजर्स की मेंटेलिटी पे काफ़ी फर्क पड़ जाता, उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थे वो डबल हो जाती। लेकिन अगर कोई सेरम में गामा रेडिएशन मिक्स कर दे तो वो हल्क बन जाएगा, और अगर 1000 टाइम्स इस सेरम की एबिलिटी को बढ़ा दे तो डोज लेने वाले के अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है, जैसे कि सेंट्री। अब इस बात में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, 90s के टाइम पर कॉमिक्स लॉजिक को साइड रखकर बनाई जाती थी। मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया है कि अलग अलग सिचुएशन पर सेरम लेने से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर विलन्स जो ओमनीपोटेंट सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ओमनीपोटेंट सिटी काफी पावरफुल जगह है, यहाँ सेलेस्टियल से लेकर हर एक माइथोलॉजी के स्काई फादर्स और डिफरेंट गॉड्स होते हैं, पर कुछ ऐसे सुपर विलन्स है जो ओमनीपोटेंट सिटी को बर्बाद करके रख सकते हैं। फर्स्ट है डोरमामू। अब देखो, डोरमामू इतना पावरफुल बीइंग है कि उसकी मर्जी चले तो वो सेलेस्टियल को भी मार देगा। ये बंदा अपने साथ एक एंटायर डायमेंशन लेकर चलता है जिसका साइज खुद एक यूनिवर्स जितना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोरमामू एक इमॉर्टल बीइंग है, इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और टेक्निकली डोरमामू अगर सीरियस हो जाए तो वो ऑलमोस्ट इटर्निटी के बराबर हो जाता है। अब ओमनीपोटेंट सिटी में काफ़ी पावरफुल गॉड्स थे, जैसे सेलेस्टियल, जियोस, कुकुलकान, लेकिन इनमें से कोई भी गॉड डोरमामू के लेवल का नहीं है। इसलिए अगर आज डोरमामू ओमनीपोटेंट सिटी पर अटैक कर देता है तो डोरमामू थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके इन सारे गॉड्स को बीट कर ही देगा। अगला सुपर विलन है गॉर द गॉड बुचर। अब भले ही आप गॉर को बच्चा चोर बोल लो या फिर ऐसा सुपर विलन बोल दो जो हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास नेक्रोसॉर्ड थी जो एक गॉड किलर वेपन है। जियूस एक ऐसा स्काई फादर है जिसकी पावर्स ओडिन से मैच करती है, लेकिन जियूस के साथ बाकी गॉड्स भी ओमनीपोटेंट सिटी में छुप के बैठे हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि गॉर को उनके ठिकाने का पता लगे। अब भले ही गॉर ने किसी हाई टियर गॉड को नहीं मारा, लेकिन अगर वो प्लानिंग के साथ ओमनीपोटेंट सिटी पर अटैक करता तो बहुत सारे गॉड्स वही मारे जाते और कुछ को तो अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ता। अगले सुपर विलन्स है थैनोस और व्हाट इफ का अल्ट्रॉन। लेकिन शर्त यह है कि इनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होने चाहिए। बिना इन्फिनिटी स्टोन्स की इनकी एक नहीं चलने वाली, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स अगर इनके पास हो तो पावर स्टोन के सिर्फ एक टच से एंटायर देवों की नगरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं तो सीधा स्नैप ही कर दो। और स्कारलेट विच वैसे तो एक पक्की सुपर विलन नहीं है, लेकिन वो अभी ना तो एक एवेंजर है और ना ही एक सुपर हीरो, इसलिए अगर स्कारलेट विच चाहे तो इस सिटी को बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ड्रीम वॉक करके इनकर्जन करवाना होगा। अगर वो सिर्फ अपने रियलिटी मैनिपुलेशन के दम पर गॉड से लड़ने चले जाए तो उसका जीतना इम्पॉसिबल है। ओमनीपोटेंट सिटी के कुछ गॉड्स को भी रियलिटी को मैनिपुलेट करना आता है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो किसी की वेपन एक पूरी सेना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या थॉर स्टॉर्मब्रेकर के फुल पोटेंशियल से वकांडा के शील्ड को तोड़ सकता है। अब वकांडा की जो शील्ड है वो एक वाइब्रेनियम एम्पावर्ड एनर्जी शील्ड है, और इस शील्ड की वजह से बाकी कंट्रीज वकांडा पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई वकांडा से भी पावरफुल हो तो वो इन शील्ड को तोड़ सकता है। जैसे आउटराइडर्स ने इस शील्ड को तोड़ा नहीं था, पर वो शील्ड उन्हें रोक भी नहीं पाई थी। देन नेमोर ने पता नहीं कैसे लेकिन 2 बार वकांडा की शील्ड को तोड़ रखा है। फर्स्ट टाइम जब वो वकांडा की क्वीन को साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए बोलता है, और दूसरी बार जब वो वकांडा पर अटैक कर देता है। और स्टॉर्मब्रेकर को तो साइड ही रखते हैं, थॉर ने म्यूनिर की मदद से सुकुविया सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, बायफ्रोस्ट ब्रिज को भी तोड़ रखा है, और फ्रोस्ट जायंट का प्लेनेट भी बर्बाद होते होते रह गया था। बट स्टॉर्मब्रेकर म्यूनिर से भी पावरफुल है। थॉर मजाक में ही वकांडा की शील्ड नहीं बल्कि पूरे वकांडा को बर्बाद कर सकता है। वैसे थॉर इन्फिनिटी वॉर में भी वकांडा की शील्ड को तोड़ चुका है, लेकिन तब वो बायफ्रोस्ट से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी स्टार्क बिना अपने आर्मर, एंटमैन बिना अपने सूट और हॉकाई बिना अपने एरोस के फाइट करे तो क्या होगा। अब अगर विदाउट प्रिपरेशन ये लोग बैटल करते हैं तो हॉकाई आराम से जीत जाएगा, क्योंकि हॉकाई ने पहले ही हैंड टू हैंड बैटल में मास्टरी कर रखी है, जबकि टोनी स्टार्क और एंटमैन फाइट के लिए मोस्टली अपने आर्मर्स या फिर गैजेट्स का यूज़ करते हैं।
लेकिन अगर टोनी स्टार्क को पहले से पता हो कि उसकी बैटल होने वाली है तो फिर तो हॉकाई और एंटमैन का जितना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टोनी स्टार्क एक बिलियनर है। वो चाहे तो अपनी वेल्थ और सोशल पावर से किसी को भी उसके घर से उठवा सकता है। इसलिए अगर सोशल और वेल्थ के बेस पर बात करें तो टोनी स्टार्क और हैंड टू हैंड बैटल में हॉकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसगार्ड की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है? अब सबसे पहली बात तो ये कि हम एसगार्ड को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं बोल सकते। टेक्नोलॉजी में एडवांस टोनी स्टार्क की क्रिएशंस और वकांडा जैसे नेशंस को बोला जाता है। एसगार्ड के पास इंटरनेट जैसा कुछ नहीं है और ना ही उनके पास क्वांटम रियलम जैसा कुछ है, पर मैजिक की वजह से उन्हें कभी टेक्नोलॉजी की कमी महसूस नहीं हुई। जैसे हेमडाल का यूनिवर्स में झांकना, थॉर के हैमर पर स्पेल कास्ट करना, बायफ्रोस्ट को बनाना, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई जा सकती। इसलिए एसगार्ड टेक्नोलॉजी में एडवांस तो नहीं था, पर मैजिकली वो बाकी रियलम से काफ़ी आगे थे। अगला क्वेश्चन है थंडरबोल्ट वर्सेस नेक्रोसॉर्ड। अब थंडरबोल्ट ज़्यूस का वेपन है जो ओलंपस से बिलोंग करता है। थॉर के हिसाब से ये हथियार एक एंटायर आर्मी के बराबर है और थंडरबोल्ट अपने यूजर को टेलीपोर्ट भी करवा सकता है, लेकिन साथ में ये स्काई फादर जैसे पावरफुल बींग्स को नॉकआउट करने की एबिलिटी भी रखता है। वही दूसरी तरफ नेक्रोसॉर्ड है जो एक गॉड किलर वेपन है और ये तलवार सिर्फ गॉड्स को मारने के लिए काम नहीं आती है, बल्कि इससे शैडो पोर्टेशन भी कर सकता है। मतलब परछाई में टेलीपोर्ट होना और शैडो डीमंस को भी बना सकता है, मतलब गॉर के विल पर ब्लैक कलर के मॉन्स्टर्स बनाना। पर ये बात जान लो कि नेक्रोसॉर्ड किसी की सगी नहीं है। ये टाइम के साथ अपनी यूजर को ही मारना शुरू कर देती है और अगर नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका यूजर भी कुछ टाइम बाद मारा जाएगा। और ठीक ऐसा ही गॉर के साथ हुआ था। अब अगर बात करें कि कौन सा वेपन ज़्यादा पावरफुल है तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड और थंडरबोल्ट दोनों को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं किया गया। नेक्रोसॉर्ड का तो चलो समझ आता है, लेकिन थंडरबोल्ट ज़्यूस का वेपन है। जब तक हम उसके हाथों थंडरबोल्ट को इस्तेमाल होते हुए नहीं देख लेते तब तक हम थंडरबोल्ट के फुल पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो नेक्रोसॉर्ड ज़्यादा पावरफुल वेपन है। गॉर सिर्फ अपने नेक्रोसॉर्ड से 3 गॉडली वेपन से फाइट कर रहा था और वैल्करी ने तो थंडरबोल्ट से गॉर को स्टैब कर दिया था, तब भी वो जिंदा था। लेकिन जब गॉर ने नेक्रोसॉर्ड से वैल्करी को मारा तब ना सिर्फ वो मरते मरते बची, लेकिन साथ में किडनी भी खो दी। और ओमनीपोटेंट सिटी के जो गॉड्स थे उनके अंदर गॉर का नहीं बल्कि नेक्रोसॉर्ड का खौफ था। तो सोच के देखो, जो गॉड्स खुद को स्काई फादर बोलते हैं वो एक ऐसे बंदे से डर रहे थे जिसके पास नेक्रोसॉर्ड है। अगर थंडरबोल्ट में इतनी पावर होती कि वो कॉर्क की तरह एक झटके में गॉर को मार दे तो ज़्यूस ऐसा कब का कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि फ्यूचर में थंडरबोल्ट की हमें पावरफुल फीट्स देखने मिले, लेकिन अभी के लिए तो नेक्रोसॉर्ड ही ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोनी मॉ टेलीकिनेसिस वर्सेस स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस। वैसे मैं बता दूं, टेलीकिनेसिस मतलब चीज़ों को बिना टच के मूव करना, पर अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है। डार्क होल्ड पढ़ने के बाद स्कारलेट विच की टेलीकिनेसिस एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है, जिसके सामने एबोनी मॉ की एक नहीं चलने वाली। स्कारलेट विच अपने टेलीकिनेसिस से वेपन्स की डायरेक्शन को तो चेंज कर ही देती है, लेकिन अब वो अपने टेलीकिनेसिस के साथ में ही रियलिटी को मैनिपुलेट कर देती है, जो उसके इस एबिलिटी को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसलिए मेरे ओपिनियन से ये एक मिसमैच है और स्कारलेट विच की टेलीकिनेसिस एबिलिटी को एबोनी मॉ के साथ कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपल भाषा में बोला जाए तो स्कारलेट विच की टेलीकिनेसिस पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एबोनी मॉ के सामने, लेकिन एबोनी मॉ के हार के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब